सूरज अपनी गाड़ी हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। रात का वक्त था और कुछ ही देर पहले जहां बहुत तेज बारिश हो रही थी वहीं अब बूंदाबांदी ही थी, लेकिन रह रह के आसमान में बिजलियां कड़क रही थी। सूरज वैसे तो गाड़ी ठीक ही चलाता था, लेकिन आज शायद कुछ जल्दी में था। ड्राइव करते करते सबसे ज्यादा ध्यान बढ़ता है तब जब कोई अचानक पास से ओवरटेक करने की कोशिश करे, और कुछ यूं ही सूरज के साथ भी हो रहा था। एक गाड़ी बाईं तरफ से डिपर देके एकदम सट के चलने लगी। सूरज ने कुछ देर देखा, लेकिन जब वो आगे नहीं बढ़ा तो सूरज ने हॉर्न दिया और आगे बढ़ गया। उस गाड़ी वाले ने भी यही किया, एक बार फिर डिपर दिया और हॉर्न देते हुए करीब आया। इस बार ड्राइवर ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपने हाथों की उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, शायद पीछे की सीट पर कोई है। सूरज ने पीछे की सीट पर तुरंत देखा तो एक नजर में उसे कुछ नहीं दिखा। सूरज गाड़ी चलाते चलाते ही फिर से मुड़ा और ध्यान से देखने के चक्कर में सामने से आती एक गाड़ी के हॉर्न से एकदम से वापस आगे की तरफ मुड़ा। एक्सीडेंट होते होते बचा था। सूरज ने एक बार फिर ध्यान से गाड़ी चलाना शुरू किया। गाड़ियां आती जाती रही अगल बगल से और तकरीबन 2 किलोमीटर ही आगे निकला था सूरज वहां से कि दोबारा वही गाड़ी आई और फिर से वही आदमी पीछे की सीट की ओर इशारा करने लगा। इस बार सूरज ने अपनी गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आगे निकल गया। तकरीबन 100 मीटर जाते ही रियर व्यू मिरर पे नजर गई तो देखा जैसे एक आदमी उसकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा था। गाड़ी तुरंत रोक के सूरज ने पीछे की ओर देखा तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन एक शोर की आवाज हुई और एक तेज झटका लगा, जैसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी हो। हाथ पैर का दर्द संभाल के सूरज बाहर निकला और जो देखा उसने परेशान सूरज को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। गाड़ी के पीछे बहुत बड़ा सा डेंट था और टेल लाइट्स फूट चुकी थी, जबकि कोई गाड़ी पीछे थी ही नहीं। दूर दूर तक पूरा हाईवे सुनसान और खाली पड़ा था। सूरज पैर पटक के गुस्से में गाड़ी में वापस बैठा और एक बार फिर से उसने अपनी गाड़ी बढ़ाई। गाड़ी चलाते चलाते सूरज रह रह के रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था। एक मोड़ पर मुड़ने के बाद सूरज ने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे एक आदमी बार बार हाथ हिलाकर गाड़ी को रोकने का इशारा करता हुआ नजर आया और थोड़ी देर के बाद वही इंसान उसकी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ता हुआ दिखा। हाईवे का एक ही उसूल है, कभी सुनसान इलाके में गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। सूरज ने भी वही किया, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और दौड़ता हुआ आदमी कितना पीछा कर लेगा गाड़ी का, यही सोचकर गाड़ी बढ़ाए जा रहा था कि कुछ ही देर बाद उसका दिखना बंद हो गया। सूरज ने एक सांस ली और गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। सूरज अपनी लाख कोशिशों के बाद गाड़ी बंद करना तो दूर, गाड़ी की स्पीड जरा सी भी कम नहीं कर पाया और एक मोड़ पर जाकर सूरज की गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई थी। सर से फट के खून बह रहा था और वो बेहोश भी था और होश में भी था। उसे सब कुछ बहुत ही दबा दबा सुनाई दे रहा था। सूरज को सुनाई दिया कि एक एम्बुलेंस दूर से आ रही थी। एम्बुलेंस की आवाज से समझ आ रहा था
कि वो धीरे धीरे करीब आ रही है और कुछ ही देर में अपने बदन में हलचल और आदमियों की उसने आवाज सुनी। एम्बुलेंस उसके लिए आ चुकी थी। सूरज को स्ट्रेचर पे उठा के एम्बुलेंस में लेटाया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाने के 10 सेकंड बाद ही सूरज के बदन में जैसे जान लौट आई हो। जोर जोर से सांस लेता हुआ एकदम से जैसे वो गहरी नींद से जागा और उसके दिमाग में कुछ ही घंटों पहले यहां से आगे थोड़ी दूर पर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद आने लगा। सूरज और डैनी दोनों सूरज की इसी कार में पीते पीते एक पार्टी में जा रहे थे। बारिश काफी जोरों की हो रही थी। हाईवे पे बढ़िया बारिश हो रही हो तो ड्राइव का मजा ही अलग होता है। दोनों मस्ती में जा भी रहे थे। पता नहीं कब किस बात पे दोनों में झगड़ा होने लगा। बहसबाजी बढ़ी तो सूरज ने गाड़ी रोक दी और उतर के दोनों चिल्ला चिल्ली करने लगे बीच सड़क। बात थोड़ी ज्यादा ही बढ़ गई थी और हाथापाई तक पहुंच गई। बरसात की मोटी मोटी बूंदों में एक दूसरे के चलते हाथ और पैर दिखाई भी नहीं दे रहे थे। दोनों दोस्त कुत्ते बिल्लियों की तरह बीच सड़क लड़े जा रहे थे, जैसे आज किसी न किसी की जान तो जाएगी। धक्का मुक्की में सूरज ने डैनी को कुछ ज्यादा ही जोर का धक्का मार दिया और डैनी सड़क के बीचों बीच जा गिरा। पीछे से एक ट्रक आ रहा था जिसके पास ब्रेक मारने का वक्त बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और गाड़ी की स्टीयरिंग भी जितनी घुमा सकता था उसने घुमा दी और नतीजतन ट्रक सीधी एक बड़े से पेड़ से लड़ी और बहुत स्पीड में होने की वजह से पलट के डिवाइडर के बीचों बीच उल्टी होकर ऐसे गिरी कि ड्राइवर की वहीं पर मौत हो गई। ट्रक की ड्राइविंग सीट वाला पूरा हिस्सा बुरी तरह से कुचल गया था और खून की एक मोटी सी धार बहती हुई वहां टूटे कांच के टुकड़ों को लाल करते उस पे बारिश की बूंदों को मिटाती हुई बाहर आ रही थी। वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था। सूरज ने झगड़े को भुलाकर तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी और डैनी को अपनी गाड़ी में वापस बैठाया और डैनी की घर की ओर चल पड़े, वहीं जहां से दोनों पार्टी करने के लिए थोड़ी देर पहले निकले थे। डैनी को उसके घर छोड़ने जब सूरज पहुंचा तो डिसाइड यही हुआ कि आज की रात सूरज वहीं बिताएगा। गाड़ी घर के सामने ही पार्क करके डैनी गार्डन से होता हुआ दरवाजे तक गया। लाइट चल रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों डैनी बार बार क्यों इधर उधर देखे जा रहा था। शायद डैनी को किसी चीज से डर लग रहा था। सूरज जब गाड़ी लगा के पहुंचा तो देखा डैनी चाबियों से जूझ रहा था और ठीक से चाबी तक नहीं लगा पा रहा था दरवाजा खोलने के लिए। डैनी के हाथ लाल हो गए थे। उसकी एक दो उंगलियां भी उस झगड़े के कारण छिल गई थी। सूरज ने उससे चाबियों का गुच्छा छीन लिया और उसके बाद खुद कोशिश करने लगा। तकरीबन 4-5 बार चाबी घुमाने से भी दरवाजे का लॉक टस से मस नहीं हुआ। सारी चाबियां ट्राई कर ली थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सूरज ने सोचा कि डैनी को लेकर अपने घर चला जाए, लेकिन जैसे ही दोनों सूरज के घर की ओर जाने को पलटे, डैनी अभी भी डरा हुआ था और शॉक में था। दोनों घर के अंदर घुसकर कमरे के अंदर बैठे ही थे कि तभी डैनी के घर के गेट के बाहर एक आवाज से दोनों का ध्यान उठ गया। घर के बाहर की बाउंड्री और गार्डन में कितना नुकसान हुआ होगा, ये देखने को जैसे ही सूरज ने दरवाजा खोला तो देखा कोई गाड़ी, कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ था और हॉर्न की आवाज भी नहीं थी। सूरज ने दरवाजा तुरंत बंद किया
और उसके पलटने से पहले ही सूरज ने इस बार दरवाजे को नहीं खोला, बल्कि पलट के डैनी को देखा कि उसने भी सुना या सिर्फ सूरज के कान बज रहे हैं। तो देखा डैनी की भी आंखें फैली हुई थी, उसने भी सुना था। सूरज ने इस बार पहले आई होल से देखा। गेट या गार्डन दोनों ठीक दिख रहे थे। दरवाजा खोला तो वो आवाज आना बंद हो चुकी थी। सूरज दरवाजे को बंद करके जैसे ही पलटा, इस बार सूरज ने दरवाजा नहीं खोला और न ही डैनी से कुछ कहा। दूसरे कमरे में जाके खिड़की से बाहर की ओर देखा तो एक बार फिर से सूरज जाकर डैनी के पास बैठा ही था। डैनी जैसे होश में भी बेहोशी में था। अचानक ही डैनी इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई जानवर अचानक किसी आवाज को सुन के ध्यान से सुनने लगता है। ध्यान से सुना तो आवाज उसके पास वाली दीवार पे हो रही थी। डैनी डरता डरता उठा और उस दीवार से आती आवाज को ढूंढता हुआ गया। कान लगा के आवाज को गौर से सुनने की कोशिश की तो उसका सर बालों से पकड़ के किसी ने खींचा और जोर से दीवार पे मारा। पलट के सर पकड़े देखा तो वो और कोई नहीं, उसका दोस्त सूरज ही था। सूरज इस पर रुका नहीं, उसने और 2-3 बार जोर जोर से डैनी का सर दीवार पे मारा और जब डैनी सूरज पर चीखा तो सूरज जैसे किसी बेहोशी से जागा था और उसने पूछा, क्या हुआ डैनी? अरे तेरे तो खून निकल रहा है, रुक मैं पट्टी बांध देता हूं। लेकिन ये बोलते ही पट्टियां और दवाओं को लाने के बजाय उसने फिर से एक बार डैनी के सर को पकड़ा और दीवार पर दे मारा। सूरज ने एक बार फिर रुककर वैसे ही पट्टी लाने की बात कही। अरे यार तेरे सर से तो बहुत खून निकल रहा है, मैं अभी तेरे लिए पट्टी लेकर के आता हूं। डैनी ने एक सांस ली ही थी और सूरज दवाई लाने के लिए पलटा ही था कि उसने फिर से डैनी को मारना शुरू कर दिया। खून एक मिनट रुक, तेरे सर से खून निकल रहा है। मैं तेरी इधर आ, तेरे सर से खून निकल रहा है। डैनी के सर से काफी खून बह चुका था, पर उसके बावजूद सूरज रुका नहीं और उसका सर पकड़कर दीवार पर तब तक मारता रहा जब तक कि डैनी की मौत नहीं हो गई। अपने सबकॉन्शियस माइंड में सूरज को पता चला कि उसी ने अपने फ्रेंड की हत्या की थी और इसी के साथ वो अपनी बेहोशी से जागा। अभी भी वो एम्बुलेंस में था और ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। आंखों के सामने से अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और उसे एम्बुलेंस के अंदर चीजें दिखना शुरू हो रही थी कि तभी उसके कानों में धीमी धीमी आवाज आना शुरू हुई। आंखें खोलते ही उसने पूछा, अब हॉस्पिटल कितनी दूर है? उस आदमी ने गाना बंद किया और हंसते हुए कहा, हॉस्पिटल कितना भी दूर हो पहुंच नहीं पाओगे। मैं भी नहीं पहुंचा था। मेरी बीवी मेरे बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सुबह घर आ जाऊंगा, पर कैसे? मैं तो यहाँ हूं ना। उसका इतना कहना था कि सूरज जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, मुझे खोलो, जाने दो मुझे यहाँ से,
मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो यहाँ से। उसकी चीख पुकार सुन के एम्बुलेंस में बैठा अटेंडेंट उसे संभालते हुए बोलने लगा, ओ साहिब, क्या करते हो? बैठो ना शांति से, एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा, आराम से लेटे रहो, कोई नहीं है इधर में। सूरज ने एकदम से तुरंत आंखें खोल के देखा। एम्बुलेंस में वो अटेंडेंट उसे पकड़े हुए था और चारों तरफ देख के जब वो आदमी सूरज को दोबारा नहीं दिखा तब कहीं जाके वो आंखें मूंद के गहरी सांस लेके लेटा था। एम्बुलेंस के चलने की आवाज अभी भी आई जा रही थी। सूरज भी अब सोच रहा था कि शायद सब कुछ बेहोशी में देखा सपना था कि तभी सूरज के पैरों के ठीक पास वही ट्रक ड्राइवर दोबारा सूरज को दिखाई दिया मुस्कुराता हुआ। सूरज का चीखना, चिल्लाना और हाथ खोलने को छटपटाना एक बार फिर से शुरू हो गया। अटेंडेंट उसे शांत करके लिटाने की कोशिशें करता रहा, लेकिन सूरज पे तो जैसे भूत सवार था। जिंदा रहने की चाहत ने उसमें इतनी ताकत भर दी थी कि वो अटेंडेंट कुछ नहीं कर पा रहा था, जबकि जिसे सिर्फ सूरज देख पा रहा था वो सिर्फ पैरों के पास खड़ा मुस्कुराए जा रहा था। पीछे हो रही इतनी आवाजें और गाड़ी का बार बार हिलना महसूस करके ड्राइवर ने एक झलक पीछे देखने को झरोका खोला तो पीछे हो रही उठापटक देख के उसी में खो गया। और तभी अचानक पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहां मौका वारदात पे खड़ी थी और मुआयना कर रही थी पूरे इलाके का। और सबने एक ही बात कही, लगता है कोई पी के शायद ट्रक चला रहा था, टक्कर मार गया इन्हें। चेक नाके पे देखो कौन कौन से नंबर की ट्रकें गई हैं और अगले नाके पर खबर कर दो। लेकिन जिसे जो काम करना था वो अपना काम करके निकल लिया था। एक अंधेरी रात में बस ना मिलने पर 3 अजनबी लोग एक टैक्सी में बैठ कर एक ही रास्ते पर एक ही मंजिल के रास्ते के किनारे एक लावारिस गाड़ी खड़ी थी। उस पर खून के धब्बे चारों तरफ लगे हुए, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। अरे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैं गाड़ी रोकूं क्या? रुकना मत, ये जगह सेफ नहीं है। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाया और सबके चेहरे पे खामोशी छा गई। मैंने कल ही न्यूज में देखा था, इस जंगल में लोग मरे हुए मिल रहे हैं और यहाँ के गांव वालों का कहना है कुछ साल पहले गांव का एक आदमी अपनी बकरियां लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था। अचानक भेड़ियों का झुंड उस पर टूट पड़ा। वो आदमी अपनी बकरियों को बचाने के लिए भेड़ियों से लड़ पड़ा। पर सोचो, एक इंसान भला भेड़ियों के झुंड का सामना कैसे करता? इसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजी और फिर वो आदमी उस रात ऐसे गायब हुआ कि उसकी लाश भी नहीं मिली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस आदमी को उन्होंने जंगल के अंधेरों में कहीं देखा है। ना पूरा इंसान, ना पूरा जानवर, एक श्रापित रूप जो अब रात को रास्ते पे निकलता है। जो भी अकेले मिले वो उसको अपना शिकार बना लेता है। हाँ भाई, दुनिया चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, बुरी शक्तियाँ रात को अभी भी आजाद घूमती है। वो रात जब भी याद करता हूँ मेरे नसों से खून सूख जाता है। एक बार की बात है, मैं अपने भाई के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया था। अंधेरा गहरा था, पेड़ों के साए इतने घने कि चांदनी भी जंगल के अंदर नहीं घुस पा रही थी। हम दोनों पेड़ काट रहे थे
कि अचानक एक पेड़ के पीछे से अजीब सी हंसी सुनाई दी। बिल्कुल एक बच्चे की हंसी जैसी, और वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह कांप गई। फिर पेड़ की टहनियां हिलने लगी। मेरा भाई उस पेड़ के पास गया, फिर दो चमकती हुई डरावनी आंखें दिखी। हम दोनों भागने लगे, लेकिन मेरा भाई वही गिर गया, उसको चोट लग गई। और फिर एक बच्चा पेड़ से नीचे उतरा, वो मुखिया था। उसकी वो लाल लाल आंखें, मकड़ी जैसी लंबी उंगलियां और गिरगिट के जैसा शरीर आज भी मेरे सपनों में आता है। वो सीधा मेरे भाई पर झपटा। मेरा भाई चीखता रहा, चिल्लाता रहा। फिर मुझिया ने उसके गले में अपने काम उस रात में वहां से भाग गया, पर मेरे भाई को मुंजिया ने नहीं छोड़ा। आज तक ऐसे मुंजिया ने 3 लोगों की जान ले ली है, 3 लोगों की। मुंजिया ने तो बस 3 ही लोगों की जान ली है, लेकिन मेरे गांव में 25 साल पहले एक डायन ने पूरे 20 आदमियों की जान ले ली थी। तब मैं बहुत छोटा था। हमारे गांव में एक अजनबी औरत रहने आई थी, खूबसूरत इतनी कि देखने वाले सब उसके दीवाने हो जाते। लेकिन गांव के 3 बदमाशों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसको मार के जंगल में फेंक दिया। पर उसका बदला खतरनाक था। वो औरत डायन बनकर वापस आई और उसने गांव के 20 मर्दों को एक एक करके खत्म कर दिया। इस औरत का नाम बोलने से इसको बुलावा मिलता है, इसीलिए आज से इस गांव में इसका नाम कोई नहीं लेगा। आज से हम इसको स्त्री कहकर बुलाएंगे। स्त्री को रोकना है तो सब घर के बाहर लिखो, ओ स्त्री कल आना। सबने ऐसा ही किया और फिर स्त्री का एक मंदिर बनाया गया। और उस रात के बाद वो कभी वापस नहीं आई। भैया, आप तो दिन रात गाड़ी चलाते हो, क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी? नहीं, मैं सिर्फ रात को गाड़ी चलाता हूँ। अब तो आपने जरूर कभी ना कभी कुछ देखा होगा। देखा है, एक ऐसा इंसान जो दिन के उजाले से दूर रहता है और रात का अंधेरा ही उसकी ताकत है। और जब भूख लगती है तो इंसान का खून पीकर ही शांत होती है। कौन था वो? वो एक टैक्सी ड्राइवर है। वो ड्राइवर कोई इंसान नहीं, वो एक बेताल था जो रात में लोगों को अनजान जगह ले जाकर उनके खून से अपनी भूख मिटाता था। अच्छा हुआ हमें ये टैक्सी मिल गई, वरना आज रात हमें बस स्टॉप पे ही गुजारना पड़ता। यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? शायद किसी को मदद चाहिए हो। मैं गाड़ी रोकूं क्या? पहाड़ों में बसे रामपुर गांव में रात के 9 बजे बजने को थे। गांव के हर कोने से एक अजीब सी घंटी की आवाज गूंज रही थी। 9 बजे बजने वाले हैं, सभी लोग अपने घरों में चले जाएं, कोई भी बाहर न रहे। सरपंच विक्रम सिंह बोला, सब लोग घर पहुंच गए ना? जी सरपंच साहब, बस 2-3 लोग और हैं। तू जानता है ना 9 बजे के बाद क्या होता है, फौरन सबको घर भेज।
जी जी, 9 बजे से पहले सबको भेज दूंगा। आर्यन बेटा, हाँ पापा। 9 बजे बजने वाले हैं। जाकर सारी खिड़कियां बंद करो और दरवाजों पर नमक की लकीर बना दो। पर पापा, ये नमक की लकीर क्यों बनाते हैं हम रोज? बेटा, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जल्दी जाओ गांव की दुकान पर। अरे काकी, एक चाय तो बना दे। अरे बावले, 9 बजे बजने वाले हैं, भाग जा यहाँ से। अरे बुढ़िया, ये सब बकवास है, मैं नहीं मानता इन बातों को। तू नहीं मानता तो फिर बता, पिछले महीने राजू कहाँ गया जो 9 बजे के बाद बाहर था? वो शायद शहर चला गया होगा। हाँ, जा अपने घर जा और आज रात नमक की लकीर जरूर बना लेना। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर घर की खिड़कियां बंद थीं और दरवाजों पर नमक की सफेद लकीरें चमक रही थीं। आर्यन अपने कमरे में था। उसने सब कुछ किया था, खिड़कियां बंद, नमक की लकीर, पर उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। आर्यन की सांसें रुक गईं। भैया भैया खोलो ना, मैं अनिल हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन पहचान गया। अनिल उसका दोस्त था जो पिछले महीने गायब हो गया था। अनिल, तुम कहाँ थे इतने दिन? आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी उसे अपने पापा की बात याद आई। 1 हफ्ते पहले। बेटा, कभी भी 9 बजे के बाद दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी हो बाहर, चाहे तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त ही क्यों ना हो। पर पापा, अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? बेटा, 9 बजे के बाद जो बाहर है वो इंसान नहीं रहता। अनिल, तुम सुबह आ जाना, अभी मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। क्यों भैया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? नहीं, मतलब सुबह आ जाना प्लीज। आर्यन, खोल दो दरवाजा, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। आर्यन ने झटके से पर्दे बंद कर दिए और अपने पापा के कमरे में भाग गया। सूरज निकल चुका था। विक्रम सिंह और आर्यन बाहर निकले। पापा, कल रात अनिल आया था। क्या? हाँ पापा, वो मुझसे दरवाजा खोलने को कह रहा था। बेटा, वो अनिल नहीं था। पर उसकी आवाज तो। आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। वो कुआं देखने भर से ही समझ आ जाता था कि वो कितना पुराना और कितना खतरनाक है। ऐसा लगता था जैसे उसकी गहराइयों में अनगिनत राज दफन हो, जिन तक किसी इंसान की नजर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। उसके अंदर झांकने की कोशिश भर से दिल में एक अजीब सा डर और रहस्य जाग उठता था। ऐसा लगता था मानो अगर कोई सच में उसके भीतर झांक ले तो शायद वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि सदियों से छुपे भयानक सच भी देख ले। बेटा, ये कुआं देख रहे हो? हाँ पापा, ये तो बहुत पुराना है। 50 साल पहले इस कुएं में एक बच्चा गिर गया था। उसका नाम था अनिल। क्या? पर मेरा दोस्त? तुम्हारा दोस्त भी अनिल था और वो भी पिछले महीने इसी कुएं के पास गायब हुआ था। मतलब? बेटा, इस गांव में एक श्राप है। 50 साल पहले जब पहला अनिल कुएं में गिरा तो गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो एक गरीब घर का बच्चा था। उस बच्चे की मां ने मरते वक्त इस गांव को श्राप दिया था। उसने कहा था, जैसे मेरे बेटे को अकेला मरने दिया, वैसे ही हर 50 साल में इस गांव का एक बच्चा उसका साथी बनेगा। और नमक की लकीर? नमक एक पवित्र चीज है। ये उन आत्माओं को घर में आने से रोकता है, पर अगर किसी ने खुद दरवाजा खोल दिया तो नमक भी नहीं बचा सकती। पर पापा, क्या कोई तरीका नहीं है इस श्राप को खत्म करने का? है एक तरीका, पर वो बहुत खतरनाक है। रात 9 बजे बज गए। रमेश अपने घर में बैठा शराब पी रहा था। बकवास है सब, कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने नमक की लकीर बनाई ही नहीं थी। पापा दरवाजा खोलो। रमेश उठा। ये उसकी बेटी की आवाज थी जो 10 साल पहले मर चुकी थी। रिया, तुम? हाँ पापा, मैं।
मैं वापस आ गई। मुझे अंदर आने दो ना। पर तुम तो। मैं जिंदा हूँ पापा, प्लीज दरवाजा खोलो। रमेश, जो शराब में धुत था और अपनी बेटी को देखने के लिए तरस रहा था, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसी समय विक्रम सिंह का घर। पापा, रमेश अंकल ने आज नमक की लकीर नहीं बनाई। क्या? चलो जल्दी। रमेश के घर के बाहर विक्रम सिंह और आर्यन दौड़ते हुए पहुंचे। रमेश दरवाजा खोलने ही वाला था। रमेश, रुको! पर बहुत देर हो चुकी थी। रमेश ने दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा। रिया, तुम कहाँ हो? यहाँ हो पापा, यहाँ। अचानक कई हाथ अंधेरे से निकले और रमेश को अंदर खींच लिया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज गई। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। विक्रम सिंह और आर्यन घर आ गए, क्योंकि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। विक्रम सिंह ने कुछ सोचा और आर्यन से बोले, आर्यन बेटा, तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। आर्यन कुछ पूछने ही वाला था कि विक्रम सिंह अपने कमरे में चले गए। आर्यन भी अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह रमेश का घर पूरी तरह खाली पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कई दिनों से कोई सांस तक न ले रहा हो। दरवाजा आधा खुला था, खिड़कियां हवा में धीमे धीमे चरमराती थीं और अंदर हर चीज पर मोटी धूल जमी थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि रमेश भी गायब था, बिल्कुल अनिल की तरह। दोनों ऐसे गायब हुए थे जैसे जमीन निगल गई हो या हवा में घुल गए हों, और किसी को नहीं पता था कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। पापा, अब क्या होगा? बेटा, अब हमें वो काम करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। क्या काम पापा जो हम नहीं करना चाहते? मुझे कुछ समझ नहीं आया। हमें उस कुएं में उतरना ही होगा, चाहे जितना अंधेरा और खतरनाक क्यों न हो। अनिल को बिना शांति दिए हम पीछे नहीं हट सकते। अगर उसकी आत्मा वहीं फंसी है तो हमें उसे मुक्ति दिलानी होगी। शायद उसी में इस रहस्य का असली जवाब छुपा है। उस रात कुएं के पास विक्रम सिंह, आर्यन और कुछ गांव वाले पुराने कुएं के पास चुपचाप खड़े थे। रात के 8:50 बज रहे थे और आसमान बादलों से घिरा था। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी जो पेड़ों की पत्तियों को इस तरह हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कुएं के आसपास घना अंधेरा फैला था और पूरा माहौल एक डरावनी खामोशी ओढ़े हुए था। सबकी नजरें कुएं की गहराई पर टिक गईं, क्योंकि आज कोई रहस्य खुलने वाला था। याद रखना, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। 9 बजे बजने से पहले हमें वापस आना होगा। पापा, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम ऊपर रहो। अगर मैं 9 बजे तक वापस ना आऊं तो रस्सी काट देना। कुएं के अंदर विक्रम सिंह धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। कुआं बहुत गहरा था, नीचे सिर्फ अंधेरा था। जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लीड्स। यहाँ मत आओ, तुम भी यहीं रह जाओगे। पर विक्रम सिंह रुके नहीं। आखिरकार वो कुएं की तली में पहुंच गए। वहां पानी नहीं था, बस एक छोटा सा कंकाल पड़ा था, एक बच्चे का। मुझे माफ करना बेटे, हम सब गुनहगार हैं। नहीं, अब तू नहीं बचेगा। तुझे सच में लगा कि तू इतनी आसानी से यहाँ वापस आ सकता है? कितनों को चेतावनी दी थी, फिर भी 9 बजे के बाद बाहर निकले, और सबका अंजाम तू जानता है। और अब तू भी वही गलती दोहरा रहा है। इतना सब देखने के बाद भी हिम्मत करके इस जगह आने की सोची? क्यों आया? किस लिए? क्या चाहता है? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस गांव ने बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत आत्माओं को भटकने पर मजबूर किया, लेकिन हम बदल गए हैं। आज हम डरकर नहीं, गलती सुधारने आए हैं। कृपया उन्हें माफ कर दो, वरना ये गांव कभी सांस नहीं ले पाएगा। माफ? इतनी आसानी से? वो रातें जब कोई चीख भी नहीं सकी, वो लोग जो लौट कर भी जिंदा नहीं रहे, उन दर्दों का हिसाब कौन देगा? तुम? अगर हिसाब चाहिए तो ले लो,
लेकिन इस गांव को एक आखिरी मौका दो। हमने आज तुम्हें बुलाया है छुपने नहीं, सब खत्म करने के लिए। ऊपर 8:58। पापा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। विक्रम जल्दी ऊपर आओ। पर कोई जवाब नहीं आया। 8:59। पापा 1 मिनट, प्लीज ऊपर आ जाओ। तभी रस्सी में हलचल हुई। 9 बजे घंटी बजने लगी। पापा! विक्रम सिंह ऊपर आ गए, बिल्कुल समय पर। उस रात के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं आती थी, कोई दस्तक नहीं होती थी। श्राप टूट गया था। पर एक रात आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसने दूर से एक छोटे बच्चे को देखा। वो बच्चा मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। वो पहला अनिल था, पर इस बार वो डरावना नहीं था, वो शांत था। आर्यन ने भी हाथ हिलाया और बच्चा धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, पर कुछ सवाल हमेशा रह जाते हैं। क्या रमेश वापस आया? नहीं। क्या अनिल का दोस्त मिला? नहीं। पर एक बात तय है, कभी कभी हमारे गुनाहों की सजा अगली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। और हाँ, अगर कभी रात को कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो पहले देख लेना वो कौन है, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए, कुछ सवालों के जवाब नहीं जानने चाहिए, और कुछ आवाजों को कभी जवाब नहीं देना चाहिए।